तो हम पढ़ रहे थे सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल, और उसमें हम पहले पढ़े थे एविडेंसेस कम्स फ्रॉम द वेरी फर्स्ट साइंटिस्ट टू सर्च द जेनेटिक मटेरियल। कौन थे सबसे पहले? एस एफ ग्रिफिथ साहब। कोई बहुत खास बातें नहीं की थे, लेकिन जो पहली बार बात किए इसलिए उनकी बातें हम आज तक पढ़ते हैं। उन्होंने बोला कुछ ऐसा है जो मरे हुए आर टाइप से जो मरे हुए एस टाइप से आर टाइप में कन्वर्ट होता है, मतलब ट्रांसफर होता है, तो आर टाइप एस टाइप में कन्वर्ट होता है। उन्होंने बोला ये क्या मुझे नहीं पता, लेकिन ये कुछ है। बाद में 3 अलग अलग साइंटिस्ट एक साथ काम करते हैं, एवरी, मैक्लायड और एमसी कार्टी। वो बताते हैं कि वो चीज डीएनए है, और उन्होंने यूज किया था सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक। अलग अलग मैक्रोमोलिक्यूल को सेपरेट किया एस टाइप साइटोप्लाज्म से, और फाइनली कंफर्म किया कि डीएनए ही ट्रांसफर होता है आर टाइप में मरे हुए एस टाइप से। तो आर टाइप ही कन्वर्ट होता है एस टाइप, आर टाइप ही एस टाइप में बदल जाता है। ऐसा नहीं कि मरा हुआ एस टाइप जिंदा हो रहा है, नहीं ऐसा नहीं। ये सब बातें हो गई थी, लेकिन लोगों ने ऑब्जेक्शन खड़ा किया एवरी, मैक्लायड और एमसी कार्टी के एक्सपेरिमेंट पर। बोला आप ये दावे के साथ कैसे कर सकते हो कि वो डीएनए है? वो तो इम्प्योर भी हो सकता है उसमें कोई कार्बोहाइड्रेट भी आ गया हो सकता है उसमें कोई थोड़ा बहुत प्रोटीन अटैच्ड रहा हो, तो ये श्योर तो नहीं होता है इस मेथड से, लेकिन हाँ क्लू मिलता है। तो फिर अनइक्विवोकल प्रूफ नहीं माना गया उनका जो एविडेंस था कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, इस बातों को अनइक्विवोकल प्रूफ नहीं माना गया। तो अनइक्विवोकल प्रूफ देने के लिए आए थे हर्षे चेज। इनकी एविडेंस को हम लोग मानते हैं अनइक्विवोकल प्रूफ, अनइक्विवोकल प्रूफ फॉर डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल, ऐसा मानते हैं। और मैंने आपको समझाया था हर्षे चेज ने रेडियो एक्टिव टेक्निक यूज किया था, याद करो, लास्ट क्लास में अच्छे से समझा दिया था। रेडियो एक्टिव टेक्निक में जो उन्होंने 2 रेडियो एक्टिव एलिमेंट यूज किए थे बहुत इंपॉर्टेंट था, याद करो, फॉस्फोरस 32 एंड सल्फर 35। फॉस्फोरस 32 ये प्रेजेंट होता है डीएनए में, और ये प्रेजेंट होता है प्रोटीन में। प्रोटीन में जो अमीनो एसिड होते हैं सिस्टीन और मिथियोनिन सल्फर कंटेनिंग होता है, तो उसमें अगर सल्फर 35 घुसेड़ दें तो रेडियो एक्टिव हो जाएगा। कुल मिला के प्रोटीन कैसा हो जाएगा? रेडियो एक्टिव। और फॉस्फोरस होता है डीएनए में, अभी बताएंगे डीएनए का स्ट्रक्चर। तो अगर डीएनए में फॉस्फोरस 32 घुसेड़ दें तो डीएनए कैसा हो जाएगा? रेडियो एक्टिव हो जाएगा। ये बीच में आया हर्ष, क्या बात है? 1 सेकेंड वेट करो। पहले का हर्ष तुम देख के आए हो सारा वीडियो? हर्ष नो सर, अभी तक पूरा वीडियो तो नहीं देखा, बस फर्स्ट लेक्चर देख पाया था। नहीं समझ में आएगा फिर। अभी ये आधा घंटा तुमको लेक्चर समझ में नहीं आएगा, आधा घंटा के बाद भले ही समझ में आ जाएगा। आधा घंटा के बाद डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ाएंगे, वो समझ में आ जाएगा। अभी आधा घंटा तुम्हें समझ में नहीं आएगा, क्योंकि पहले की बातें कनेक्टेड है, ठीक है ना? चलो बाकी आपकी मर्जी है, मैंने आपको कहा था बैकअप ले लेने के लिए, तब आने के लिए। कर कोई बात नहीं है, आधा घंटा के बाद समझ में आ जाएगा। डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ाएंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है? हाँ, तो मैं आपसे बात कर रहा था रेडियो एक्टिव टेक्निक। तो रेडियो एक्टिव टेक्निक उन्होंने यूज किया था फास्फोरस 32 और सल्फर 35। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पूछा जाता है। कौन सा रेडियो एक्टिव एलिमेंट उन्होंने यूज किया था? हर्षे चेज ने फास्फोरस 32 एंड सल्फर 35। दूसरा बात, इन्होंने ऐसा नहीं है कि जेनेटिक मटेरियल पता करने के लिए काम किया था, इन्होंने तो काम कर रहे थे किस पे? लाइटिक साइकिल ऑफ बैक्टीरिया पे। लाइटिक साइकिल ऑफ बैक्टीरिया पे, कि बैक्टीरिया का लाइटिक साइकिल कैसे कंप्लीट होता है, बैक्टीरिया मर कैसे जाता है। तो पता चला इसके लिए जिम्मेवार है T2 बैक्टीरियोफेज वायरस। T2 बैक्टीरियोफेज वायरस मैंने आपको समझाया था। T2 बैक्टीरियोफेज वायरस का बाहर होता है प्रोटीन कोट, दिस इज प्रोटीन कोट हियर, दिस वन। ये भी पूरा प्रोटीन पार्ट है। ये हेड पार्ट यहाँ खत्म हुआ, अभी टेल पार्ट, और टेल पार्ट ऐसे मैंने आपको समझाया था, अगर लास्ट क्लास में अगर आपको थोड़ा सा भी याद हो तो ऐसे याद होगा आपको, ठीक है? ये टेल पार्ट, और इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल ये रहा, डबल स्टैंडर्ड डीएनए था, ठीक है? और ये था प्रोटीन कोड। जब बात मैंने समझा दिया था, बस जस्ट रिवीजन करा रहे हैं। प्रोटीन कोड, ये पूरा टीटी बैक्टीरियोफेज था। इन्होंने ऐसा ऑब्जर्व किया कि ये बैक्टीरिया के ई कोलाई, खास करके ई कोलाई के सेल्स पर अटैक करता है, और ई कोलाई के जेनेटिक मटेरियल को हाईजैक कर लेता है। और ये जब उस पर अटैच होता है जाकर, तो केवल अपना जेनेटिक मटेरियल अंदर डालता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए।
और फिर ये बैक्टीरिया के जेनेटिक मटेरियल को यूज करके एंजाइम वगैरह उसी से बनवा लेता है और अपना कर लेता है क्या, रेप्लिकेशन। तो ऐसे कई सारे डबल स्टैंडर्ड डीएनए तैयार हो जाते हैं। देन वो रेप्लिकेशन के बाद ट्रांसक्रिप्शन भी कर लेता है, ट्रांसलेशन भी कर लेता है, और ई कोलाई सेल्स के अंदर ही वो कई सारे प्रोटीन बना लेता है, अपना कई सारा प्रोटीन बना लेता है। और डीएनए है ही सही, कई सारा डीएनए अभी रेप्लिकेट होकर हुआ ही सही है। देन होता है असेंबली स्टार्ट, और असेंबली उसी ई कोलाई के अंदर ही होता है। और असेंबली में फिर ऐसे नए नए कई सारे बैक्टीरियोफेज पार्टिकल बन बन के तैयार हो जाते हैं। और देन प्रेशर जनरेट होता है, सेल बस्ट हो जाती है, और फटने के बाद यहाँ से कई सारे वायरल पार्टिकल फिर से तैयार हो जाते हैं, नए ई कोलाई को अटैक करने के लिए। और इसको हमने कहा था लाइटिक साइकिल ऑफ बैक्टीरिया, याद होगा। तो वो तो इस पर स्टडी कर रहे थे, लाइटिक साइकिल पर। इसी दौरान उनको दिमाग में चमका कि आखिर इस वायरस ने अपना क्या ट्रांसफर किया ई कोलाई के अंदर, तो केवल डीएनए ट्रांसफर किया। और वो ये बात कैसे पता लगाए कि केवल डीएनए ट्रांसफर हुआ, वो तो दिखता तो है नहीं आंख से। इसी बात को समझने के लिए आज हम समझेंगे कि उन्होंने कैसे पता लगाया कि केवल डीएनए ट्रांसफर होता है, प्रोटीन ट्रांसफर नहीं होता है। इसी बातों का पता लगाने के लिए उन्होंने रेडियो एक्टिव टेक्निक यूज किया है। अब समझिएगा, हर्षे चेज के एक्सपेरिमेंट में 2 स्टेप है, ठीक है, पहला स्टेप और दूसरा स्टेप। पहला स्टेप उनका क्या, चले लिखते हैं, 2 स्टेप है। हर्षे चेज के एक्सपेरिमेंट में 2 स्टेप है। टू स्टेप है। पहला स्टेप क्या भैया, पहला स्टेप है कि सबसे पहले आप रेडियो एक्टिव T2 बैक्टीरियोफेज डेवलप कीजिए, टू डेवलप रेडियो एक्टिव T2 बैक्टीरियोफेज। अच्छा, कई बार T2 बैक्टीरियोफेज को T2 फेज भी बोल देते हैं, T2 बैक्टीरियोफेज, क्लियर। दूसरा क्या है, दूसरा स्टेप है कि आप ये पता कीजिए, दूसरा स्टेप में, दूसरा स्टेप ये था फर्स्ट स्टेप, और ये सेकेंड स्टेप। सेकेंड स्टेप में फिर फर्दर 3 अलग अलग स्टेप है, वो अभी तीनों देखेंगे हम अच्छे से। एक है इन्फेक्शन, एक है ब्लेंडिंग, और एक है सेंट्रीफ्यूगेशन। अब आप बोलोगे सर सेंट्रीफ्यूगेशन तो उन्होंने भी यूज किया था, एवेरी, मैकलेड और एमसी कार्टी ने, लेकिन उसको तो लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, और ये यूज कर रहे हैं तो इनको सेलेक्ट कर रहे हैं। कारण है इन्होंने सेंट्रीफ्यूगेशन किसी और चीजों के लिए यूज किया, अभी आपको समझाएंगे लास्ट। तो पहले हम लोग ये देखेंगे कि एक T2 बैक्टीरियोफेज को रेडियो एक्टिव बनाना। आइए पहला स्टेप देखते हैं। पहला स्टेप क्या है भाई, स्टेप 1 क्या भैया, मैंने कहा टू डेवलप रेडियो एक्टिव T2 बैक्टीरियोफेज या T2 फेज, क्लियर। अब समझिएगा ध्यान से जो मैं बोलने जा रहा हूं, ठीक है। एक टेस्ट ट्यूब लिया, यहाँ पे लिया एक टेस्ट ट्यूब, ये देखिए, और पैरेलली एक टेस्ट ट्यूब और लिया बगल में उन्होंने लैब में, ठीक है। दोनों ही टेस्ट ट्यूब में डाला कल्चर मीडियम, कल मैंने समझाया था कल्चर मीडियम क्या होता है। दोनों ही टेस्ट ट्यूब में डाला कल्चर मीडियम, इसमें भी डाला कल्चर मीडियम। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, सर ये कल्चर मीडियम किसके लिए डाला, तो मैंने समझाया था जिसको ग्रो करना है उसके लिए। तो उन्होंने डाला कल्चर मीडियम फॉर ई कोलाई के लिए, ई कोलाई के लिए कल्चर मीडियम डाला। और उन्होंने क्या किया, इसमें बहुत सारे ई कोलाई ये देखो रख दिए, ई कोलाई है, ई कोलाई कुछ ई कोलाई डाल दिए। तो ये क्या है भैया, ई कोलाई है। नोट्स में ई कोलाई दिखाया हुआ नहीं है, दिखा लेना आप। ये क्या है, ई कोलाई है, नॉर्मल ई कोलाई, राइट जी। ये भी क्या है, नॉर्मल ई कोलाई। एक मिनट रुक जाइए, मैं बीच में थोड़ा सेपरेशन कर दूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो।
ठीक है। तो दोनों में नॉर्मल इकोलाई डाल दिया उन्होंने, यहाँ भी नॉर्मल इकोलाई ही है, राइट। ध्यान से समझते चलेगा एक्सपेरिमेंट। और कल्चर मीडियम रहा है, ये तो कल्चर मीडियम है ही सही, मैंने कहा ये कल्चर मीडियम है, लो ये कल्चर मीडियम है, यहाँ पे भी कल्चर मीडियम है। लेकिन उन्होंने एक होशियारी करी टेस्ट ट्यूब नंबर 1 में, और ये है टेस्ट ट्यूब नंबर 2। टेस्ट ट्यूब नंबर 1 में उन्होंने क्या किया, जो कल्चर मीडियम है, अच्छा बताओ कल्चर मीडियम में क्या होता है जी, सेल को ग्रो करने के लिए जो कुछ भी चाहिए वो सब कुछ डाल दो उसमें एज अ न्यूट्रिएंट। प्रोटीन के मटेरियल डालो, डीएनए के डालो, आरएनए के डालो, कार्बोहाइड्रेट के भी डालो, जो भी एक सेल को नया सेल बनने के लिए चाहिए वो सब कुछ इसमें डाल दो ताकि उसका ग्रोथ डेवलपमेंट हो पाए, अपना जनसंख्या बढ़ा पाए। इसी को तो बोलते हैं कल्चर मीडिया। तो वो प्रिपेयर करते हैं लैब में, ये सब काम माइक्रोबायोलॉजिस्ट का है। उनको पता होता है कौन से बैक्टीरिया को कौन सा कल्चर मीडियम देना है कि वो फेवरेबल एनवायरनमेंट पे ग्रो कर जाए। तो वो माइक्रोबायोलॉजिस्ट कल्चर मीडियम प्रिपेयर करते हैं। आजकल तो अगर आप अपने लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो माइक्रोबायोलॉजिस्ट के द्वारा बनाया हुआ कल्चर मीडियम बिकता है मार्केट, लेबोरेटरी का सामान जहां मिलता है, ठीक है। तो आप बोलोगे साहब मुझे इकोलाई ग्रो करना है, अपना एक्सपेरिमेंट करना है, मुझे कल्चर मीडियम दे दीजिए थोड़ा सा, तो वो आपको तौल करके दे देगा, 100 ग्राम 150 ग्राम जो भी लेना है आपको, जितना लेना आपको दे देगा। तो कल्चर मीडियम वो बिकता है, ठीक है। अब अगर आपको अपना कोई बुद्धि लगाना है उसमें एक्सपेरिमेंट में, तो आप क्या कीजिए, उस कल्चर मीडियम में जैसे आप चाहते हैं इस कल्चर मीडियम में कोई खास पर्टिकुलर मैक्रोमोलिक्यूल को हम खास बनाना चाहते हैं, तो उस खास बनने वाले मैक्रोमोलिक्यूल के जो कंस्टिट्यूएंट हैं आप उसको खास बनाइए। अब आइए मैं एग्जांपल के तौर पर बताता हूं। अगर आप चाहते हैं कि बनने वाला जो नया सेल बनेगा इकोलाई का, उसमें जितने भी प्रोटीन बने वो सारे के सारे रेडियो एक्टिव बन जाए। सुनेगा ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूँ। इकोलाई डाला है, इकोलाई कल्चर मीडियम से न्यूट्रिएंट लेगा, सेल डिवीजन करने के लिए नया सेल बनाएगा, जनरेशन बढ़ाएगा। तो उसके लिए वो प्रोटीन भी चाहिए उसको, सेल का बहुत सारा स्ट्रक्चर में प्रोटीन होता है। तो वो प्रोटीन में खास करके सिस्टीन मिथ्योनिन, आपको पता है सल्फर कंटेनिंग होता है। तो उन्होंने क्या किया, इस कल्चर मीडियम में डाल दिया सल्फर 35। क्या डाल दिया, सल्फर 35। केवल सल्फर 35 वाला, बाकी सारे एलिमेंट सारे मॉलिक्यूल नॉर्मल। बस एक चीज क्या डाला, सल्फर 35 रेडियो एक्टिव एलिमेंट है वो। और टेस्ट ट्यूब 2 में उन्होंने क्या डाला, फास्फोरस 32। तो क्या अब आप इस कल्चर मीडियम को नॉर्मल कल्चर मीडियम बोलिएगा, नहीं, क्या बोलिएगा, रेडियो एक्टिव कल्चर मीडियम, रेडियो एक्टिव कल्चर मीडियम। यहां भी क्या बोलिएगा, जल्दी बोलिए, रेडियो एक्टिव कल्चर मीडियम। यहां तक सभी को सेटअप समझ में आ गया तो हाथ खड़ा कीजिए, तभी आगे बढ़ेंगे, नहीं तो आगे समझ में नहीं आएगा। सेटअप समझ में आ गया तो आगे बढ़ेंगे। फिर से मैं एक बार बोल देता हूँ, कुछ नहीं किया यहां तक, उन्होंने बस टेस्ट ट्यूब नंबर 1 में इकोलाई लिया है, कल्चर मीडियम में सारे एलिमेंट नॉर्मल, बस केवल सल्फर 35 डाला है रेडियो एक्टिव, दैट्स इट बस। और नीचे वाले टेस्ट ट्यूब 2 में इकोलाई नॉर्मल लिया है, कल्चर मीडियम में एवरी एलिमेंट नॉर्मल है, बस फास्फोरस 32 ले लिया है, दैट्स इट, खेला खत्म। अब उन्होंने एक्सपेरिमेंट को बढ़ाया आगे। अब उन्होंने क्या किया, इस टेस्ट ट्यूब को छोड़ दिया, इस टेस्ट ट्यूब को छोड़ दिया फॉर मेनी आवर्स, कई घंटों तक छोड़ दिया। और आपको पता है बैक्टीरिया जो है अपना जनरेशन कई मिनटों में डबल कर लेता है, वो 1 घंटा में कॉलोनी डबल कर लेगा, हर बैक्टीरिया 1 घंटा में अपना नंबर बढ़ा लेगा, डबल कर लेगा लगभग 1 घंटा में। तो आप समझ रहे हैं, घंटों में मिनटों में वो अपना नंबर बढ़ा लेता है। तो उन्होंने क्या किया, उसको लगभग कई घंटों तक छोड़ दिया ताकि कई जनरेशन आ जाए। जैसे ये इकोला है, अगर ये डिवाइड करेगी तो 1 से 2 फर्स्ट जनरेशन कंप्लीट, फिर वो दोनों डिवाइड करेगी सेकेंड जनरेशन, स्टोन, मतलब मेनी जनरेशन के लिए उन्होंने छोड़ दिया कई घंटों तक। यहाँ पे भी वही किया, कई जनरेशन उसकी आ गई, एक सेल ने डिवाइड किया 2 बना, फिर उन दोनों ने भी डिवाइड किया 4 बना, ऐसे करके उसके अंदर टेस्ट ट्यूब लीजिए, टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब, टेस्ट ट्यूब कल्चर मीडियम है, कल्चर मीडियम है,
कल्चर मीडियम में थोड़ा सा ग्रीनिश दिखाइए, यहाँ सल्फर 35 है और यहाँ फॉस्फोरस 32 है। क्लियर? तो उन्होंने कई घंटों के लिए छोड़ दिया, लेकिन अब हुआ क्या, जब कई घंटों के लिए छोड़ेगा तो जनरेशन बढ़ेगा, ई कोलाई का भीड़ लग जाएगा यहाँ पे, तो ई कोलाई का तो एकदम भीड़ लग गया पूरा का पूरा। अच्छा बताइए, ई कोलाई जब अपना डिवीजन किया होगा तो ई कोलाई सेल डिवीजन के लिए जो नया कंस्टिट्यूएंट लाया होगा कहां से यूटिलाइज किया होगा? एक बात बताइए, आपके बॉडी में जो ग्रोथ होता है तो आप खाना खाते हो ना जी, तो ई कोलाई भी कहीं ना कहीं किसी न किसी पर फीड करता है, लेकिन उसको लैब में ग्रो कराया है तो उसको बैठे बैठे कल्चर मीडियम मिला है, लेकिन आपने उसके साथ चतुराई किया है। टेस्ट ट्यूब 1 में जब वो ई कोलाई बैक्टीरिया अपना जनरेशन बढ़ाने के लिए टेस्ट ट्यूब से सिस्टीन और मिथ्योनिन अमीनो एसिड बनाने के लिए सल्फर लिया होगा, तो उसमें बताइए ज्योति, सल्फर नॉर्मल गया होगा या रेडियो एक्टिव गया होगा? जल्दी। नॉर्मल जाएगा क्योंकि नॉर्मल है तो। नॉर्मल है, सल्फर 35 नॉर्मल है टेस्ट ट्यूब 1 में। सॉरी, नो सर, तो सल्फर 35 जाएगा मतलब, तो वो रेडियो एक्टिव है। तो वो सल्फर 35 जब उसके अंदर जाएगा तो वो उसका सिस्टीन और मिथ्योनिन अमीनो एसिड का कंस्टिट्यूएंट बनेगा और उससे प्रोटीन बनेगा। ओवरऑल उस ई कोलाई का प्रोटीन हो जाएगा रेडियो एक्टिव, और जब 1 से 2 सेल बनेगी तो दोनों ही सेल में रेडियो एक्टिव प्रोटीन ट्रांसफर हो जाएगा। नतीजा ये होगा कि उसके जितने भी जनरेशन ग्रो करेंगे अब सब में सल्फर 35 ही पहुंचेगा। कुल मिला के ये सारा ई कोलाई के प्रोटीन के अंदर सल्फर 35 आ जाएगा। और अब जो ई कोलाई नॉर्मल हुआ करता था, अब वो ई कोलाई रेडियो एक्टिव हो जाएगा। रेडियो एक्टिव ई कोलाई। चलिए रिभा बताइए, यहाँ पे रेडियो एक्टिव किसकी वजह से? प्रोटीन की वजह से या डीएनए की वजह से? चलिए बोलिए। प्रोटीन की वजह से। और उसमें कौन सा एलिमेंट रेडियो एक्टिव है प्रोटीन में? सल्फर 35 इन प्रोटीन। इन प्रोटीन, प्रोटीन में जो सल्फर 35 है उसकी वजह से अब ये सारे के सारे ई कोलाई रेडियो एक्टिव हो गए। चलिए दूसरे टेस्ट में देखिए क्या हुआ। यहाँ पे भी उन्होंने मेनी जनरेशन के लिए छोड़ दिया, वही बात, सारे एलिमेंट लिया अपने सेल को डिवाइड करने के लिए, सब कुछ यहाँ पे प्रोटीन नॉर्मल बनेगा, सब कुछ नॉर्मल होगा, लेकिन जब वो फास्फोरस अपटेक करेगा तो फास्फोरस डीएनए का हिस्सा होता है, अभी समझाया मैंने, यहाँ देख लो, फास्फोरस डीएनए का हिस्सा होता है और सल्फर प्रोटीन का हिस्सा होता है। तो जब वो फास्फोरस अपटेक करेगा तो फास्फोरस 32 अपटेक करेगा। तो बताओ नवीन, फास्फोरस 32 नॉर्मल है या रेडियो एक्टिव है? सर रेडियो एक्टिव होगा। रेडियो एक्टिव है। तो बताओ उस सारे ई कोलाई का डीएनए रेडियो एक्टिव हो जाएगा या प्रोटीन रेडियो एक्टिव हो जाएगा? प्रोटीन से। प्रोटीन, पागल हो क्या? और फास्फोरस का डीएनए रेडियो फास्फोरस एक्टिव डीएनए होगा। का पार्ट होता है, तो फास्फोरस हाँ जो सर। है डीएनए में घुस जाएगा और ये रेडियो एक्टिव है। कुल मिला के ये सारे ई कोलाई अब रेडियो एक्टिव हो जाएंगे। ये सारे ई कोलाई क्या हो जाएंगे? रेडियो एक्टिव ई कोलाई हो जाएंगे। तो बताओ इरहान, ये रेडियो एक्टिव किसकी वजह से हुआ है? डीएनए की वजह से या प्रोटीन की वजह से? डीएनए। और डीएनए में कौन सा एलिमेंट है जो उसके डीएनए को रेडियो एक्टिव बना रहा है? P32। फास्फोरस 32 इन देयर डीएनए। खास बात, इस वाले में आपने प्रोटीन के लिए कवर डाला था रेडियो एक्टिव, तो इसका डीएनए नॉर्मल होगा, सुनना ध्यान से, इसका डीएनए नॉर्मल होगा मगर प्रोटीन रेडियो एक्टिव होगा। डीएनए नॉर्मल, प्रोटीन रेडियो एक्टिव, लिख लीजिए यहाँ पर, रेडियो एक्टिव मतलब प्रोटीन रेडियो एक्टिव, प्रोटीन रेडियो एक्टिव। और इस वाले में डीएनए रेडियो एक्टिव होगा क्योंकि आपने डाला क्या था? फास्फोरस 32। डीएनए रेडियो एक्टिव होगा और यहाँ पर इस इकोलाई में प्रोटीन नॉर्मल होगा क्योंकि यहाँ पे आपने प्रोटीन तो मतलब आपने सल्फर तो नॉर्मल डाला है ना, प्रोटीन नॉर्मल होगा। जो रेडियो एक्टिव डाला है मैंने उसके बारे में केवल बोला था, बाकी चीज नॉर्मल है। कुल मिला के अभी आपका जितना भी ई कोलाई था
वो सारे इकोलाई जनरेशन बढ़ा के जनसंख्या बढ़ा लिए, लेकिन सारे इकोलाई अब क्या हो गए, आफ्टर मेनी टाइम्स, आफ्टर मेनी जनरेशन रेडियो एक्टिव हो गए। आप बोलोगे सर बकवास चीज क्यों पढ़ा रहे हो, आपके मन में आ रहा होगा ऐसा। हेडिंग डाले हो टू डेवलप रेडियो एक्टिव T2 बैक्टीरियोफेज, और आप करा के बैठ गए ई कोलाई को रेडियो एक्टिव। सभी को डाउट हुआ, हेडिंग कुछ और डाला और हम कर कुछ और लिए। अरे बोलो, कंफ्यूजन यस हुआ सर। कि सर आप हेडिंग डाले हैं कि Yes, sir. बैक्टीरियोफेज को रेडियो Yes, एक्टिव sir. कराना है, और आप करा के बैठ गए ई कोलाई को, और पढ़ा भी दिए ई कोलाई के बारे में। पिक्चर अभी बाकी है दोस्त। देखो, अगर T2 बैक्टीरियोफेज को रेडियो एक्टिव कराना है तो उसके लिए ई कोलाई को रेडियो एक्टिव कराना जरूरी है। कोई बता सकता है ऐसा क्यों? मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, सुनेगा ध्यान से। अगर T2 बैक्टीरियोफेज को रेडियो एक्टिव कराना है तो ई कोलाई को रेडियो एक्टिव कराना ही पड़ेगा, तब जाके T2 बैक्टीरियोफेज रेडियो एक्टिव हो सकता है। कोई बता सकता है क्यों? हाथ खड़ा करो जिसको बताना है, बोलो। हर्ष। शायद वो बाद में एजेंट की तरह काम करेगा वहां पे T2 बैक्टीरिया के टाइम में। चलिए, आपको मैंने अभी वायरस नहीं पढ़ाया, जब वायरस पढ़ाऊंगा तब बात बताऊंगा। मैंने सेल में भी थोड़ा बहुत जिक्र किया था। वायरस होस्ट के बाहर नॉन लिविंग होता है और होस्ट के अंदर लिविंग होता है, ठीक है। और वायरस होस्ट के बाहर अपना कुछ भी नहीं कर सकता, मतलब जब तक वो लिविंग सेल के अंदर नहीं जाएगा तब तक वायरस लैब कंडीशन में कुछ भी नहीं कर सकता है, कुछ भी नहीं। ना रेप्लिकेशन, ना ट्रांसक्रिप्शन, ना ट्रांसलेशन, ना ही डिवीजन, कुछ भी नहीं कर सकता है। इसीलिए उस T2 बैक्टीरियोफेज को ई कोलाई के अंदर जाना ही पड़ेगा, और वो ई कोलाई के डीएनए को जिस तरीके से यूज करेगा, उसके प्रोटीन को जिस तरीके से यूज करेगा, अपटेक करेगा, उसी तरीके से वो अपना जनरेशन आगे बढ़ाएगा। वो भी मैं आगे दिखाऊंगा। इसका मतलब, क्योंकि इसका आंसर क्या, मैं फिर बोल रहा हूँ कि T2 बैक्टीरियोफेज को रेडियो एक्टिव बनाने के लिए ई कोलाई को रेडियो एक्टिव बनाना ही पड़ेगा। व्हाई? इसका आंसर है कि T2 बैक्टीरियोफेज एक वायरस है, और वायरस का अपना मेटाबॉलिक रिएक्शन नहीं चलता है, अपना मेटाबॉलिज्म नहीं चलता है। अगर उसको रेडियो एक्टिव करना है तो वो जिस होस्ट पर डिपेंड करता है उसको रेडियो एक्टिव कीजिए। देन T2 बैक्टीरियोफेज जब उस होस्ट को यूटिलाइज करेगा अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए, तो वो ऑटोमेटिकली रेडियो एक्टिव हो ही जाएगा। कैसे? तो आगे आइए देखते हैं। यहां तक रेडियो एक्टिव ई कोलाई हो चुका है, लेकिन यहाँ पर ई कोलाई रेडियो एक्टिव किसकी वजह से है? प्रोटीन की वजह से, और यहाँ पे डीएनए की वजह से। यहां तक अगर किसी को कंफ्यूजन है तो हाथ खड़ा कीजिए जल्दी से। नहीं, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब उन्होंने क्या किया, अगले स्टेप में ई कोलाई को डाला उसी टेस्ट ट्यूब में। क्या किया उन्होंने? सॉरी रेडियो एक्टिव सॉरी T2 बैक्टीरियोफेज को डाला उसी टेस्ट ट्यूब में। तो ये लोग क्या है तुम्हारा? T2 फेज। ये क्या है? T2 फेज डाला उसी टेस्ट ट्यूब में जिसमें रेडियो एक्टिव ई कोलाई था, डाल दिया। अब बताइए T2 फेज उस ई कोलाई के अंदर जाके क्या करेगा? ज्योति, कौन सा साइकिल कंप्लीट करेगा? लाइटिक साइकिल। लाइटिक साइकिल। जस्ट यहाँ देखिए, मैंने अभी समझाया, कल भी समझाया था अच्छे से। क्या करेगा? अटैच करेगा, अपना डीएनए अंदर ट्रांसफर करेगा। अब देखिएगा ध्यान से, अपना डीएनए जब अंदर ट्रांसफर करेगा तो वो अपने डीएनए को पहले तो रेप्लिकेशन कराएगा, और रेप्लिकेशन कराने के लिए जो कुछ भी यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड यूज करेगा, मतलब कि फास्फोरस जो यूज करेगा, वो कहां से यूज करेगा? जो ई कोलाई के सेल्स के अंदर फास्फोरस है वही ना यूज करेगा। और ई कोलाई के अंदर, आप सारे ई कोलाई के अंदर पहले वाले स्टेप में फास्फोरस नॉर्मल रखें, लेकिन प्रोटीन कैसा रखें? प्रोटीन रखें रेडियो एक्टिव। तो पहले वाला स्टेप को हम समझाते हैं। इस ई कोलाई के अंदर पहले वाले स्टेप में फास्फोरस तो नॉर्मल है तो इसको नहीं लिख रहे हैं, लेकिन सल्फर 35 है, मतलब रेडियो एक्टिव है। तो जब वो प्रोटीन बनाने की बारी आएगी, यहाँ पे जब वो प्रोटीन बनाने की बारी आएगी, तो जब वो ई कोलाई के साइटोप्लाज्म से प्रोटीन को तोड़ तोड़ के अपना प्रोटीन बनाएगा, तो जब वो सिस्टीन और मिथ्योनिन लेगा ई कोलाई के साइटोप्लाज्म से,
तो वो सल्फर 35 वाला सिस्टीन मिथोनिन ले लेगा। तो जो उसका प्रोटीन बनेगा, उस प्रोटीन में रेडियो एक्टिविटी नेचर आ जाएगा और रेडियो एक्टिव प्रोटीन कोड बनकर तैयार हो जाएगा, जिससे लाइटनिंग इमेज होगा। कुल मिला के इस पहले वाले स्टेप में जब यहाँ पर उसके अंदर कई सारे वायरस तैयार होंगे, लाइटिक साइकिल कंप्लीट होगा, कई सारा वायरस तैयार होगा। इसके बाहर में लिख रहा हूँ, उस वायरस का सीन कुछ ऐसा होगा कि उस वायरस का प्रोटीन कोड हो चुका होगा रेडियो एक्टिव, क्योंकि जब वायरस ने अपना प्रोटीन बनाने के लिए उस होस्ट इसका ई कोलाई का प्रोटीन तोड़ तोड़ के सिस्टीन मिथोनिन लिया होगा, तो वो उसको सल्फर 35 वाला प्रोटीन कोड मिला होगा, सल्फर 35 वाला सिस्टीन मिथोनिन मिला होगा, मतलब सल्फर 35 इन प्रोटीन कोड। लेकिन जब वो अपना डीएनए बनाया होगा तो डीएनए उसका नॉर्मल होगा, क्योंकि यहाँ पे किसी प्रकार की रेडियो एक्टिविटी नहीं घुस रही थी डीएनए में, तो इसका डीएनए क्या है, नॉर्मल डीएनए है, किसका, T2 बैक्टीरियोफेज का। लेकिन अगर सल्फर 35 है प्रोटीन कोड में, तो बताइए ये रेडियो एक्टिविटी है कि नहीं, रेडियो एक्टिव प्रोटीन है कि नहीं है, रेडियो एक्टिव प्रोटीन सल्फर 35 की वजह से। कुल मिला के बताइए ये T2 बैक्टीरियोफेज जो है ये रेडियो एक्टिव हो गया या नहीं हो गया, हो गया ना। इन द सेम वे दूसरे टेस्ट ट्यूब में क्या होने वाला है, ध्यान दीजिएगा। दूसरे टेस्ट ट्यूब में जब ये ई कोलाई को यूटिलाइज करेगा वायरस अपना लाइटिक साइकिल कंप्लीट करने के लिए, तो एट द टाइम ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन जब वो न्यूक्लियोटाइड ले रहा होगा, तो न्यूक्लियोटाइड में ही होता है फॉस्फोरिक एसिड, तो जो फॉस्फोरस एटम लेगा वो उस सेल के साइटोप्लाज्म से लेगा, ई कोलाई के साइटोप्लाज्म से, और उसमें सारे के सारे, दूसरे कंडीशन की बात कर रहे हैं, सारे के सारे फॉस्फोरस को आपने ऑलरेडी फॉस्फोरस 32 कर दिया है, तो जो उसका नया नया डीएनए बनेगा उस सभी में फॉस्फोरस 32 आ जाएगा, तो उसका डीएनए यहाँ बन जाएगा कैसा, रेडियो एक्टिव डीएनए बन जाएगा, और उसका प्रोटीन कोड यहाँ नॉर्मल रहेगा, क्योंकि आपने उसके प्रोटीन कोड को यहाँ पर रेडियो एक्टिव, मतलब उसके इसको सल्फर को रेडियो एक्टिव किया ही नहीं है, तो यहाँ पर प्रोटीन कोड तो नॉर्मल रहेगा, प्रोटीन कोड तो नॉर्मल रहेगा, मगर ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए क्या हो जाएगा, रेडियो एक्टिव हो जाएगा। और कुल मिला के अगर ये वायरस के अंदर डीएनए रेडियो एक्टिव है, तो ओवरऑल आप इस वायरस को T2 फेज को रेडियो एक्टिव ही बोलेंगे, लेकिन अंतर इस बात का होगा, यहाँ रेडियो एक्टिव होगा ड्यू टू प्रोटीन कोड, और यहाँ रेडियो एक्टिव होगा ड्यू टू डीएनए। यहाँ तक सभी लोगों को समझ में आ गया तो हाथ खड़ा कीजिए, अगर किसी को समझ में नहीं आया तो मैं पूछ लेता हूँ। नवीन, एवरीथिंग क्लियर यहाँ तक? हाँ सर। इरहान? यस सर। ज्योति? यस सर। रिभा? यस सर। हर्ष, तुमको क्लियर है क्या यहाँ तक? यस सर। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। अब अगले क्वेश्चन पूछना था, पूछ। नहीं, अभी कोई क्वेश्चन नहीं, अभी कोई क्वेश्चन नहीं, जब तक ये खत्म नहीं होगा, ठीक है। अब दूसरा स्टेप देखते हैं। तो पहला स्टेप कंप्लीट हो गया, वायरस को T2 बनाना था, बन गया, वायरस को T2 मतलब कि T2 बैक्टीरियोफेज को सॉरी रेडियो एक्टिव बनाना था, रेडियो एक्टिव बन गया। ये सारा स्टेप आपके नोट्स में भी अच्छे तरीके से लिखा हुआ है, अगर कोई चीज आपको ऐड करना है तो स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। चलिए अब देखते हैं क्या किया उन्होंने। अब 3 स्टेप में उन्होंने पूरी प्रोसेस को कंप्लीट किया और पता लगाया कि आखिर ट्रांसफर क्या होता है बैक्टीरिया, मतलब कि वायरस से उसके अंदर क्या ट्रांसफर होता है बैक्टीरिया के अंदर, वही जेनेटिक मटेरियल हो सकता है, क्योंकि एक से कई सारा वायरस बनने वाला है बैक्टीरिया के अंदर ही। तो उन्होंने पूरे स्टेप को अब 3 अलग अलग प्रोसेस में कंप्लीट कराया। पहला, ये सीक्वेंस भी पूछा जाता है, पहला इन्फेक्शन, दूसरा ब्लेंडिंग, और तीसरा सेंट्रीफ्यूगेशन। क्लियर? फिर से उन्होंने क्या किया, टेस्ट ट्यूब लिया, ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा ध्यान से। फिर से उन्होंने टेस्ट ट्यूब लिया, 2 अलग अलग टेस्ट ट्यूब लिया, लेकिन इस बार उन्होंने टेस्ट ट्यूब में क्या किया, जो कल्चर मीडियम डाला, ई कोलाई का ही कल्चर मीडियम डाला यहाँ पे इस बार कल्चर मीडियम नॉर्मल डाला, नॉर्मल
कल्चर मीडियम ऑफ ई कोलाई, यहाँ पे भी क्या डाला, नॉर्मल कल्चर मीडियम ऑफ ई कोलाई, मतलब कई सारे ई कोलाई यहाँ पे डाला, ठीक है, यहाँ पे भी डाला, और जल्दी से लाइन को सेपरेट कर दूं मैं, ठीक है, डाला और नॉर्मल ई कोलाई लिया, ई कोलाई नॉर्मल लिया, ई कोलाई तो नॉर्मल ही लिया, यहाँ पे भी ई कोलाई नॉर्मल लिया, ई कोलाई नॉर्मल लिया, लेकिन अब उन्होंने क्या किया, यहीं पे डाल दिया वायरस, और पहले वाले टेस्ट में डाला पहला वाला वायरस, जहां प्रोटीन कोड क्या था, रेडियो एक्टिव था, और डीएनए क्या था, नॉर्मल था, और दूसरे वाले में प्रोटीन कोड नॉर्मल था और डीएनए क्या था, रेडियो एक्टिव था। ऐसा वायरस को उन्होंने डाल दिया इस टेस्ट ट्यूब में, और टेस्ट ट्यूब में जाने के बाद आप जान रहे हो क्या किया होगा वायरस, ये अगर ई कोलाई का सेल है, ये अगर ई कोलाई का सेल है, तो वो वायरस टेल की मदद से, ये अपने टेल की मदद से उस वायरस पे जाके पहले क्या किया होगा, अटैच किया होगा। यहाँ पर भी वो टेल की मदद से वायरस उस ई कोलाई को जाकर पहले अटैच किया होगा, और यही अटैचमेंट, ये अटैचमेंट, दिस इज इन्फेक्शन। इन्फेक्शन का मतलब केवल क्या होता है, वायरस अटैच किया और साथ ही साथ वायरस ने अपना जेनेटिक मटेरियल अंदर की तरफ ट्रांसफर कर दिया, लेकिन यहाँ पर जो जेनेटिक मटेरियल है वो रेडियो एक्टिव है, तो ये जेनेटिक मटेरियल यहाँ पहुंचा, यहाँ पर जो जेनेटिक मटेरियल है वो ये देखिए, ये कैसा है, नॉन रेडियो एक्टिव है, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, जल्दी से बोलिए, मैं इस लाल वाले को क्या लिखूंगा, नॉन रेडियो एक्टिव डीएनए, और ये है प्रोटीन कोड, ये है रेडियो एक्टिव प्रोटीन कोड, और यहाँ ये क्या है, नॉन रेडियो एक्टिव प्रोटीन कोड, और यहाँ पे ये डीएनए कैसा है, रेडियो एक्टिव डीएनए। क्या यहाँ तक सभी को सब बात क्लियर हो गई? इन्फेक्शन का मतलब केवल केवल क्या है कि वायरस ने अपना पार्टिकल को ई कोलाई के अंदर डाल दिया। अब क्या करते हैं, ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग का मतलब है टेस्ट ट्यूब को स्लो स्पीड से या फिर ऐसे 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 थोड़ा सा झकझोरते हैं या फिर स्लो स्पीड से रोटेट करते हैं। बस इसलिए करते हैं कि वायरस का वो पार्टिकल जो सरफेस से अटैच होके अंदर नहीं जा पाया वो उससे डिटैच हो जाए, बस इतना ही मुझे कराना है, इतना स्पीड से रोटेट करना है, और हुआ वही। दिस इज ब्लेंडिंग, दिस इज ब्लेंडिंग। हुआ क्या, जो अंदर जा चुका था वो तो अंदर है ही। अच्छा, ई कोलाई का अपना यहाँ देखिए उसका अपना जेनेटिक मटेरियल वो आपको मैंने पहले समझा दिया। जब ब्लेंडिंग किए तो यहाँ पे साइड में अलग कौन हो गया, प्रोटीन कोड, यहाँ पे भी प्रोटीन कोड ही अलग हुआ। अच्छा, एक बात ध्यान रखिएगा, ये सारा खेल टेस्ट ट्यूब के अंदर चल रहा है, ये सारा खेल टेस्ट ट्यूब के अंदर चल रहा है, ध्यान रखिएगा। तो टेस्ट ट्यूब को आपने जब ब्लेंड किया तो सिंपली यहाँ क्या हुआ, वायरल पार्टिकल जो अटैच तो हुए थे सरफेस से लेकिन एंट्री नहीं कर पाए, वो डिटैच हो गए, सिंपली दिस इज ब्लेंडिंग। अब डिटैच हो गए, अब उन्होंने क्या किया, यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगेशन किया, वही अब इस टेस्ट ट्यूब को हाई स्पीड से घुमाया, स्पाइनिंग किया। तो वही बात, अब बताइए ज्योति, आप बताइए, ये जो भी पार्ट सेपरेट हुआ है इसको मैं ए मानता हूँ, और ये पूरा ई कोलाई का सेल्स इसको मैं बी मानता हूँ। ए और बी में ज्यादा भारी कौन होगा, बी होगा। बी होगा, जाहिर सी बात है। तो जब सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक में उन्होंने घुमाया होगा तो बी सेंट्रीफ्यूगेशन के दौरान ज्यादा पेरीफेरी पे रहा होगा, और जब टेस्ट ट्यूब को ठहराया हो गया होगा तो बी ज्यादा नीचे जाके बैठ गया होगा और ए ऊपर तैर रहा होगा। सीन कुछ ऐसा रहा होगा। सारे ई कोलाई, मैंने एक ई कोलाई का सेल्स दिखाया, सारे ई कोलाई के सेल्स यहाँ जाके बैठ गए होंगे। जो नीचे बैठ जाता है उसको बोलते हैं पैलेट, क्या बोलते हैं, पैलेट। और जो ऊपर तैर रहा है, दिस वन, जो ऊपर तैर रहा है उसको बोलते हैं सुपर नेटेंट, सुपर नेटेंट, जो ऊपर तैर रहा है। ऐसे ही यहाँ पे भी कुछ हुआ होगा, ऐसे ही यहाँ पे भी कुछ हुआ होगा, नीचे बैठ गया होगा कुछ, दैट इज पैलेट, और यहाँ पे भी ऊपर कुछ तैर रहा होगा, इसको हमने बोला सुपर नेटेंट। अब उन्होंने ऑब्जर्व किया सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद कि अरे तरीके, यहाँ पर इससे निकल रहा है रेडिएशन, उस तरीके रेडिएशन निकल रहा है, यहाँ से रेडिएशन निकल रहा है,
और यहाँ पर इससे निकल रहा है रेडिएशन उत्तरी के। तो उन्होंने बोला यहाँ पर पैलेट है रेडियो एक्टिव और यहाँ पर सुपरटेंट है रेडियो एक्टिव, और यहाँ पर पैलेट है नॉन रेडियो एक्टिव और यहाँ पर सुपरटेंट है नॉन रेडियो एक्टिव। तो उन्होंने कंक्लूड किया, जब उन्होंने इस पूरी की पूरी पैलेट को बाहर निकाला, इस वाले पैलेट को जहां से रेडियो एक्टिविटी दिख रहा है, तो उन्होंने बोला इसमें चूंकि रेडियो एक्टिविटी है, तो ये रेडियो एक्टिविटी मैंने तो डाला था डीएनए के लिए, और ये रेडियो एक्टिविटी दिखा रहा है यहाँ पैलेट, इसका मतलब इसमें डीएनए ट्रांसफर हुआ है, क्योंकि मैंने डाला था फास्फोरस 32 और फास्फोरस 32 वो तो डीएनए का, क्योंकि यहाँ पे देखो ना आपने क्या किया, यहाँ पे कौन सा पार्ट रेडियो एक्टिव है, डीएनए, रेडियो एक्टिव डीएनए। तो रेडियो एक्टिव डीएनए मैंने यहाँ पे इंसर्ट कराया है, तो पैलेट यहाँ पे पूरा का पूरा बैक्टीरियल सेल रेडियो एक्टिविटी शो कर रहा है। लेकिन यहाँ पे जब प्रोटीन कोट को रेडियो एक्टिव बना के डाला है, एक ऐसा बैक्टीरियोफेज डाला है, तो वहां पे पैलेट रेडियो एक्टिविटी शो नहीं कर रहा। मतलब बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफर क्या होता है, डीएनए होता है, क्योंकि रेडियो एक्टिविटी जहां डीएनए ट्रांसफर हुआ है केवल वही शो हो रहा है, और जहां पर प्रोटीन को हमने रेडियो एक्टिव किया था वहां पर ई कोलाई के मास, ई कोलाई का ढेर रेडियो एक्टिविटी शो नहीं कर रहा है। इसका मतलब डीएनए ही ट्रांसफर हुआ है ई कोलाई के अंदर, और जो चीज ई कोलाई के अंदर ट्रांसफर होगा वही रेप्लिकेट करेगा और वही नया वायरल पार्टिकल बनाने के लिए जिम्मेवार होगा। इसका मतलब क्योंकि प्रोटीन बाहर ही रह जाता है, इसका मतलब प्रोटीन ट्रांसफर नहीं होता है, ट्रांसफर तो डीएनए होता है। दैट्स व्हाई इट इज प्रूव्ड दैट डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल। और इस बात को आज दिन तक कोई चैलेंज नहीं किया, क्योंकि देखिए ना आपने यहाँ डीएनए वाला डाला तो रेडियो एक्टिविटी शो हुआ पैलेट, और आपने यहाँ प्रोटीन वाला पार्ट डाला तो सुपरटेंट में हुआ रेडियो एक्टिविटी शो। और आपने यहाँ पे आपने कैसे पता किया कि सुपरटेंट प्रोटीन पार्ट है, क्योंकि आपने यहाँ प्रोटीन कोड को ही रेडियो एक्टिव किया था। वो कैसे किया था, तो पिछले वाले एक्सपेरिमेंट में समझाया अभी। और यहाँ पे पैलेट में डीएनए, ये आपको कैसे पता चला, क्योंकि आपने वायरस डाला ही ऐसा था जिसका डीएनए केवल जिसका केवल डीएनए रेडियो एक्टिव था, केवल डीएनए रेडियो एक्टिव था। ये कैसे पता चला, अभी पिछले एक्सपेरिमेंट में आपको यहाँ पे पता चला, देख लो। कुल मिला के यहाँ से कंफर्म हो गया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। और हर्षे चेज इस तरीके से बहुत ज्यादा सम्मानित हुए 1952 में, और तब से आज दुनिया मानती है कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। इस मीटिंग का समय समाप्त हो रहा है, आपका डाउट लेंगे और आपसे और बातें करेंगे इसके बारे में अगले मीटिंग में। अभी मिलते हैं अगले मीटिंग में, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, टाइम खत्म होने वाला है, जल्दी 1 2 3 क्लिक, 1 2 3 क्लिक, 1 2 3 क्लिक, फास्ट 1 2 3 क्लिक। चलिए मिलते हैं अगले मीटिंग में।